नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग डॉक्टर रणजीत सिंह के टीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। हर एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आप सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, थिएटर को इंग्लैंड में रीओपन किया गया था 1660 में। ठीक है, उस समय कौन राजा था? तो उस समय राजा थे चार्ल्स सेकेंड। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि इसको क्लोज कब किया गया था? तो इसको क्लोज किया गया था 1642 में। उस समय इंग्लैंड में सिविल वॉर का टाइम पीरियड था। पार्लियामेंट और किंग के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। पार्लियामेंट में प्यूरिटन्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो प्यूरिटन्स के ही प्रभाव में आकर पूरे इंग्लैंड में थिएटर को क्लोज कर दिया गया था। हालांकि फिर जब चार्ल्स सेकेंड को रेस्टोर किया जाता है 1660 में, तो थिएटर को भी रीओपन कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द टॉटलर के फाउंडर कौन है? टॉटलर, ध्यान रखना, इसमें पीरियोडिकल एसेस पब्लिश किए जाते थे और इसके फाउंडर थे रिचार्ड स्टिल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और द टॉटलर को ध्यान रखना, इसको फाउंड किया गया था 1709 में और ये 2 साल तक चलता है। और बाद में जोसेफ एडिसन भी द टॉटलर से जुड़ गए थे। और जोसेफ एडिसन के एसेस में एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर होता है सर रोजर डी कावर्ले, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ है। तो ध्यान रखना, द टॉटलर, इसको 1709 में फाउंड करने वाले कौन है? रिचार्ड स्टिल। द टॉटलर के बाद एक और पीरियोडिकल एसेस को फाउंड किया गया था, उसका नाम था द स्पेक्टेटर। जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टिल के सहयोग से फाउंड किया गया था और इसको फाउंड किया गया था 1711 में। और इसमें जो भी एसेस पब्लिश होते थे वो लिटरेचर से संबंधित तो होते ही थे, साथ साथ में उस समय जो भी पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज होते थे उनको भी डील करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर जॉनसन की जो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये कब पब्लिश होती है? तो ये पब्लिश होती है 15 अप्रैल 1755 में। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली जो इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? तो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखी जाती है। डॉक्टर जॉनसन, ध्यान रखना, 18 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। 18 सेंचुरी का जो पहला हाफ होता है वो एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो हाफ है वो डॉक्टर जॉनसन या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर कब बैठती हैं? वो बैठती हैं 20 जून 1837 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और कुछ क्रिटिक का मानना है जब क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठती हैं यानी 1837 से ही विक्टोरियन एज की बिगनिंग हो जाती है और इनके डेथ यानी 1901 के साथ विक्टोरियन एज का एंड हो जाता है। लेकिन कुछ क्रिटिक का ये भी मानना है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है यानी 1850 में, तब रोमांटिक एज का एंड हो जाता है और विक्टोरियन एज की बिगनिंग हो जाती है। तो दोनों डेट आप याद रखेंगे, प्रश्न किसी से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सैमुअल लॉन्गहर्न क्लीमेंस जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, ये जो भी वर्क लिखते थे किस स्यूडोनिम यानी छद्मनाम यानी नकली नाम से अपने वर्क को पब्लिश कराते थे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मार्क ट्वेन। ऐसे ही फिर पूछा गया है, एलिक ब्लेयर, ये जो स्यूडोनिम का यूज कौन राइटर करता था? यानी ये भी एक छद्मनाम है, ये यूज करते थे जॉर्ज ऑरवेल। और ऐसे ही आपको याद रखना है, विलियम सिडनी पोर्टर, ये भी एक राइटर हैं और ये जो भी वर्क पब्लिश करवाते थे वो ओ हेनरी, ठीक है, इस नेम से, यानी ये इनका स्यूडोनिम होता है। ऐसे ही आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, जॉन गॉल्सवर्दी का स्यूडोनिम क्या होता था? जॉन सिन जॉन। तो ये सारे स्यूडोनिम से भी प्रश्न कई बार पूछ दिए जाते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में सारे एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद कराया है। अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा तो आप फिगर ऑफ स्पीच के एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। प्रश्न पूछा गया है, सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। तो यहाँ पे देखो, सॉलिट्यूड एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको एड्रेस करके बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपोस्ट्रोफी। ऑक्सीमोरॉन में तो दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे जाते हैं, ये तो बिल्कुल होगा नहीं। मेटाफर में मैंने आपको पहले ही बताया है, इज या वॉज मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। और एंटीथेसिस में क्या होता था? इसमें दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ रखे जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, लाइफ सॉरोज सिट्स एंड वीव। तो लाइफ जो है एक क्या है? नॉन लिविंग है और ये एक लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है और ये सिर्फ किस में होता है? पर्सनिफिकेशन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑक्सीमोरॉन तो होगा नहीं। एपिस्ट्रॉफी में तो एड्रेस किया जाता है, तो एड्रेस यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। एंटीथेसिस में दो अपोजिट स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेथ है ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन है और ये लिविंग की तरह यूज हुआ है। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नोशन या नॉन लिविंग को लिविंग की तरह यूज किया जाए तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सनिफिकेशन होगा। पीजीटी 2013 में पूछा भी गया है। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ द फ्लाइज ऑन समर ईव। तो साउंड की बात सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? ओन मॉटपिया में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसने कमेंट किया है कि विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज में कोई हीरो नहीं है लेकिन हीरोइंस हैं। तो ये बोलने वाले विक्टोरियन एज के राइटर जॉन रस्किन है। ठीक है, जॉन रस्किन ने बोला है कि विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज में जो लीडिंग रोल में होती है वो कौन होती है? हीरोइंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले से ये लाइन ली गई है। देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड, कम फ्रॉम ग्रेव टू टेल इन दिस। ये लाइन लिया गया है हैमलेट से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लाइन है होरेसियो बोलता है प्रिंस हैमलेट से। और सिचुएशन ये होती है जब प्रिंस हैमलेट को ये पता चलता है उसके फादर के द्वारा, जो कब्र से आकर उसको बताता है कि उसकी हत्या हुई है, ना कि नेचुरल डेथ हुई है, क्लाडियस ने उसकी हत्या की है। तो ये बात जब प्रिंस हैमलेट होरेसियो को बताता है तो रिटर्न में होरेसियो ये लाइन बोलता है कि किसी गोस्ट की जरूरत नहीं है जो कब्र से आकर हमें बताए ये ट्रुथ, हम खुद पता लगाएंगे। और इसी के बाद ये लोग प्लान करते हैं कि प्ले विद इन प्ले को अरेंज करेंगे ताकि वो पता लगाएं कि सचमुच में क्लाडियस उसके फादर किंग हैमलेट की हत्या किया है या फिर नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैंने विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइंस और कैरेक्टर्स को नटसेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द टीडियस वाइस्कर हु मेडल्स हिज वे टू हिज टूम। ये जो लाइन है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले के कौन से कैरेक्टर के लिए फिट बैठती है? तो ध्यान रखना, हैमलेट में एक कैरेक्टर होता है पोलोनियस, ये उसके लिए फिट बैठता है। पोलोनियस एक अच्छा पैरेंट होता है लिएटिस और ओफिलिया के लिए, साथ में वो वाइस्कर भी होता है यानी बुद्धिमान भी होता है, लेकिन ये अपनी बुद्धिमानी का यूज सही से कर नहीं पाता है। पोलोनियस क्लाडियस के लिए काम करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि प्रिंस हैमलेट पागल है या फिर नहीं। और इसकी चतुराई की वजह से ही प्रिंस हैमलेट के द्वारा इसकी हत्या हो जाती है। तो ध्यान रखना, टीडियस वाइस्कर हु मेडल्स हिज वे टू हिज टूम, ये लाइन किसके लिए बोला गया है? पोलोनियस के लिए बोला गया है। क्लाडियस प्रिंस हैमलेट का अंकल होता है और वहीं रोजेनक्रेंच और गिल्डस्टन ये दोनों विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रिंस हैमलेट के क्लासमेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, others abide our questions, thou are free, we ask and ask, thou smilest and art still। ये लाइन बोल करके विलियम शेक्सपियर को किसने अप्रिशिएट किया है? तो ये है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की, ध्यान रखना, शेक्सपियर टाइटल से एक पोएम आती है और इसको इन्होंने लिखा था 1840s में और इसको पब्लिश किया गया था 1849 में। इसी की ये शुरुआत की लाइन होती है जिसमें विलियम शेक्सपियर को मैथ्यू आर्नोल्ड ने अप्रिशिएट किया है। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर देना चाहता हूँ, ऑन शेक्सपियर, ध्यान रखना, ऑन शेक्सपियर टाइटल से जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर के लिए पोएम लिखा है और ऑफ शेक्सपियर टाइटल से, ध्यान रखना, विलियम ब्लेक ने विलियम शेक्सपियर के लिए पोएम लिखा हुआ है। तो तीनों चीजें आप ध्यान रखना, शेक्सपियर टाइटल से मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है, ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन ने लिखा है और ऑफ शेक्सपियर विलियम ब्लेक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विलियम शेक्सपियर की कौन सी ऐसी ट्रेजेडीज है जिसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोला गया है? तो ये होता है हैमलेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2003 में पूछा गया है। ये एक्चुअली एक ट्रेजिक फ्लॉ होती है, तो ट्रेजिक फ्लॉ से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। हैमलेट, ध्यान रखना, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन तो है ही है, साथ में ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या इनएक्टिव कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही किंग लियर, ध्यान रखना, ये ट्रेजेडी ऑफ फिलियल, फिलियल मतलब पिता और पुत्री के बीच में जो संबंध होता है, या फिर ट्रेजेडी ऑफ डेलूजन। ठीक है, डेलूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, तो उसकी वजह से किंग लियर में ट्रेजेडी घटित होती है। मैकबेथ ओवर एम्बिशन या ह्यूब्रिस की वजह से इसमें ट्रेजेडी घटित होती है और ओथेलो में जेलसी की वजह से ट्रेजेडी घटित होती है। तो ये है ट्रेजिक फ्लॉस, तो इनसे प्रश्न बनते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कौन से राइटर हैं जिन्होंने पीटर बेल को लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल ग्रोथ में नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीटर बेल को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब लिखा था?
इसको लिखा था इन्होंने 1798 में, लेकिन इसको पब्लिश कब किया गया था? 1919 में। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर देना चाहता हूँ, पीटर बेल थर्ड, ठीक है, टाइटल से एक और पोएम लिखी गई है, लेकिन ये पोएम किसने लिखा है? ये लिखा है पीबी शैली ने, ठीक है। पीबी शैली ने इसको कब लिखा था? 1919 में, और इसको पब्लिश भी किया गया था 1919 में, ठीक है। तो पीटर बेल को जब पब्लिश किया गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ की है 1919 में, तभी ध्यान रखना इसी को सटायर करके पीबी शैली ने पीटर बेल थर्ड लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोएम होती है जिसमें इन्होंने ट्रांस माइग्रेशन पर अपने विचार दिए हैं? ट्रांस का मतलब होता है परे जाना, इस जगत से दूसरे जगत में जाना, यानी गॉड के पास जाने की बात विलियम वर्ड्सवर्थ अपने कौन से पोएम में किए हैं? वो उन्होंने किया है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड को विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ध्यान रखना, 1803 से 1806 के बीच में लिखा है, और इसमें पहले इन्होंने 4 सेक्शन लिखा, फिर बाद में इसमें 7 सेक्शन और ऐड किए गए, कुल मिलाकर के इसमें 11 सेक्शन होते हैं, ठीक है। और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। इसके बाद एक्लेसियास्टिकल स्केचेस, ये एक सोनेट सीरीज होती है, ठीक है, और इसको इन्होंने लिखा है 1822 में। इसके अलावा द रिवर टू डॉन, जो कि 1820 में आती है, और इसके पहले इन्होंने मिसलेनियस सोनेट लिखा था 1807 में। विलियम वर्ड्सवर्थ, ध्यान रखना, 523 प्लस सोनेट्स लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओड टू ड्यूटी, ये इन्होंने 1805 में लिखा है, और इसको 1807 में पब्लिश किया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ड्यूटी को गॉड का ईस्टर्न डॉटर बोलते हैं। और प्रिल्यूड, इससे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसको अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा ट्रेवल पोएम्स है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इसके अलावा एक और है, एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक। और ये दोनों पोएम, ध्यान रखना, 1793 में लिखा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, ये दोनों ही ट्रेवल पोएम होते हैं, और इसको लिखा गया है 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिरिकल बैलेट जो 1798 में पब्लिश होती है, उसमें कितने पोएम्स एसटी कॉलरिज के होते हैं और कितने पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के होते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 पोएम्स एसटी कॉलरिज ने लिखा है, और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और ध्यान रखना, लिरिकल बैलेट की जो पहली पोएम होती है वो एसटी कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर होती है, और अंतिम पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे होती है। लिरिकल बैलेट के कुल 4 एडिशंस आते हैं। पहला 1798 में आता है, दूसरा 1800 में आता है, इसमें तब प्रेफेस को जोड़ा जाता है, ठीक है, और तीसरा एडिशन आता है 1802 में, और फिर इसमें अपेंडिक्स को जोड़ा जाता है, और चौथा एडिशन आता है 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एज ऑफ मिल्टन में 3 तरह के पोएट्स थे, उनका नाम बताना है। उसके भी पहले आपको ये पता होना चाहिए एज ऑफ मिल्टन का टाइम पीरियड क्या है। तो ये है 1625 से लेकर के 1660। इस बीच में 3 तरह के पोएट्स होते हैं इंग्लैंड में। एक तो होते हैं मेटाफिजिकल, जिसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जॉन डन। दूसरे होते हैं कैवलियर। कैवलियर में 4 आप नाम याद रखिएगा, सकलिंग, लवलेस, टॉमस कैरियो और रॉबर्ट हैरिक। और तीसरे होते हैं प्यूरिटन। जॉन मिल्टन खुद प्यूरिटन होते हैं। तो आपको याद रहेगा, मेटाफिजिकल, कैवलियर और प्यूरिटन, ये 3 तरह के पोएट्स एज ऑफ मिल्टन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्टन को किसने अप्रिशिएट करते हुए लिखा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? तो ये लिखने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन मिल्टन टाइटल से ही एक पोएम लिखते हैं, और ये ध्यान रखना 16 लाइन की पोएम होती है, जिसमें शुरुआत की लाइन होती है, माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो ये लाइन लिखते हुए अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन मिल्टन को अप्रिशिएट करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने एलिजाबेथन पीरियड में इंग्लैंड को ये लाइन बोलकर अप्रिशिएट किया है कि इंग्लैंड उस समय एक नोबल और पुशिएंट नेशन था, और उसका ग्रोथ इस तरह से हो रहा था जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग मैन नींद से जागा हो और अपनी इनविजिबल लॉक्स, यानी इनविजिबल जटाओं को हिला रहा हो। तो ये लाइन बोला है जॉन मिल्टन ने।
जॉन मिल्टन, ध्यान रखना, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट इनको बोला जाता है और ये स्टेटमेंट एलिजाबेथन पीरियड के लिए इन्होंने बोला है। एलिजाबेथन पीरियड में क्वीन विक्टोरिया का रेन होता है और इस समय सचमुच में इंग्लैंड का हर तरह का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या फिर रिलीजियस हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिल्टन के हाथों में सोनेट जो है एक ट्रम्पेट बन जाता है, यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ध्यान रखना, लंदन 1802, ठीक है, जिसको टू मिल्टन भी बोला जाता है, पोएम लिखा है और इसमें इन्होंने मिल्टन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और इस पोएम को 1807 में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेनस एंड एडोनिस, ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेनस एंड एडोनिस से देखो 4 से 5 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि इसको किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इसको लिखा कब गया है? तो ये लिखा गया था 1594 में। 1594 में, ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर ने वेनस और एडोनिस और साथ साथ रेप ऑफ लोक्रे दोनों पोएम को लिखे हैं और ये डेट मैं डब्ल्यू जे लॉन्ग की बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद वेनस एंड एडोनिस, ध्यान रखना, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और वेनस एंड एडोनिस किस लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है? तो ये भी पूछा गया है। तो वेनस एंड एडोनिस, ध्यान रखना, 6 लाइन्स के स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है। याद कैसे करेंगे? तो बहुत आसानी से मैं आपको याद कराऊंगा। देखो, वेनस और एडोनिस लास्ट में दोनों जगह आपको एस दिख रहा है, तो एस से आपको क्या जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि वेनस एंड एडोनिस ये 6 लाइन की स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो लाइंस हैं वो कहाँ लिखी गई हैं? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेड फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। तो ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के टूम पर। ठीक है, इनके कब्र पर ये लाइन लिखा गया है और इन लाइंस में विलियम शेक्सपियर लोगों को जीसस क्राइस्ट का वास्ता देकर यही बोल रहे हैं कि कोई भी उनकी कब्र के साथ टैंपर ना करे, छेड़छाड़ ना करे, और अगर ऐसा कोई करता है तो एडवांस में वो उसको कर्सिंग दे देते हैं और जो नहीं करेगा उसको वो ब्लेसिंग देते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो लाइंस हैं विलियम शेक्सपियर की टूम पर लिखी गई है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लाइंस बताना है कहाँ से लिया गया है। फियर नो मोर द हीट ओ द सन, nor the furious winter's rages. Thou thy worldly task hast done, whom art born and taken thy wages. ये लाइन सिंबल लाइन से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस लाइन में डेथ को रीएश्योरेंस दिया जा रहा है, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। ना तो सन, ना ही तुम्हें कोल्ड टच कर सकता है, ना ही संसार का कोई टायरेंट अत्याचार तुम्हें टच कर सकता है, और ना ही तुम्हें गोस्ट या विचेस टच कर सकती हैं। तो ध्यान रखना, ये जो लाइन है सिंबल लाइन से लिया गया है और सिंबल लाइन विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द ड्रामेटिक रोमांसेस है जो विलियम शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज में लिखा है। ड्रामेटिक रोमांसेस की संख्या 4 होती है, आपको मैंने बहुत अच्छे से याद कराया है। पेरिकल, सिम्बेलाइंस, विंटरस्टेल और टेम्पेस्ट। और सिम्बेलाइन ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1609 में। ठीक है, और मिडसमर नाइट ड्रीम, ये ध्यान रखना, इसके लिए आपको कोड याद होगा, मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट टी जैक। तो मिस्टर से ही बना था मिडसमर नाइट ड्रीम और ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1595 में। और विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के लिए कोड आपने याद किया था हुकम 2456। तो उस अकॉर्डिंग किंग लियर की जो डेट हो जाएगी ये हो जाएगी 1605 और हैमलेट की डेट हो जाएगी 1602। तो ये सारे डेट्स मैं डब्ल्यू जी लॉग से बता रहा हूँ, इसलिए इन सारे डेट्स को आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर किस स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये 6 लाइंस की स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रे ये विलियम शेक्सपियर की किस तरह की पोएम है? तो ये दोनों लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ऑलरेडी अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है और आपको अच्छे से पता है ये दोनों पोएम कब लिखी जाती हैं? 1594 में लिखी जाती हैं। वेनस एंड एडोनिस 6 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है, वहीं रेप ऑफ लुक्रे, ध्यान रखना, ये 7 लाइंस के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है। याद कैसे करेंगे? तो बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो, रेप ऑफ लुक्रे किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से।
तो आर को आपको एसोसिएट करना है राइम रॉयल, ठीक है? और राइम रॉयल जो स्टेंजा होती है वो 7 लाइन की स्टेंजा होती है। तो इस तरह से आप एसोसिएट कर लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो किस तरह की पोएम है? तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रेल्यूड से बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रेल्यूड ये विलियम वर्ड्सवर्थ कब लिखना स्टार्ट किए थे? तो ये इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था 1798-99 में, और प्रिल्यूड को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट किया था 1805 में, और इसको पब्लिश किया गया था 1850 में। और ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इसमें कुल कितने सेक्शन हैं? 14 सेक्शंस हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट होती है लंदन 1802। इसमें इन्होंने कौन से पोएट को एप्रिसिएट किया है? तो जॉन मिल्टन को इन्होंने बहुत ज्यादा एप्रिसिएट किया है, और ये एक परंपरा रही है कि कोई एक ग्रेट राइटर दूसरे ग्रेट राइटर को पोएम के थ्रू एप्रिसिएट किया है। ऐसे ही ध्यान रखना जॉन मिल्टन ने भी एक सोनेट लिखा है किस पर? ऑन शेक्सपियर पर, ठीक है? और इसको इन्होंने लिखा है 1630 में। और ऑन शेक्सपियर में मिल्टन विलियम शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम कह के अप्रिशिएट करते हैं। और इस क्वेश्चन में लंदन 1802 ये विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन पर लिखते हैं। और लंदन 1802 ये पब्लिश कब होती है? तो ध्यान रखना ये पब्लिश किया जाता है 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है thy soul was like a star and dwelt apart। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ किसके लिए लिखे हैं? तो ये लिखे हैं मिल्टन के लिए। और ये जो लाइन होती है ना लंदन 1802 की होती है, और लंदन 1802 ध्यान रखना पेट्रॉर्कन मॉडल पे लिखी गई सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखा था, और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। जब इसकी पहली वर्जन आती है तो इसका टाइटल क्या था? तो इसका टाइटल था द लीज गैदरर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऐसे बहुत सारे पोएम्स हैं जिसके सब टाइटल्स भी हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं। इनको मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ के मास्टर वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये बोला है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक की एक पोएम होता है द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल। ये जो पोएम होती है विलियम ब्लेक ने लिखा था 1790 और 93 के बीच में। इसी पोएम में ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला है। और इतना ही नहीं, विलियम ब्लेक ने बोला है सैटर्न मिल्टन के लिए एक मसीहा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसने जॉन मिल्टन को लंदन 1802 में ये लाइन बोल करके अप्रिशिएट किया है कि thy soul was like a star dwelt apart, thou hadst voice whose sound was like a sea। तो ये बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट होती है जो कि पेट्रॉर्कन मॉडल पे लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को ये लाइन बोल करके यूलोजाइज्ड किया है, यानी अप्रिशिएट किया है कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ द शी इज अ फैन। तो ये पोएम होती है लंदन 1802। लिसिडास ये लास्ट हॉटन पोएम होती है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था 1637 में। और पैराडाइज लॉस्ट ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये पब्लिश किया गया था पहली बार ध्यान रखना 1667 में 10 बुक्स में, और 1674 में ये कुल 12 बुक्स में आती है। और पैराडाइज रेगेंट और इसके साथ सैमसन एग्निस्ट, इन दोनों पोएम को जॉन मिल्टन ने लिखा था 1671 में। पूछा जा रहा है कि बहुत सारे जॉन गाल्सवर्दी के ऐसे अर्ली नॉवेल्स होते हैं जिसको किस स्यूडोनिम से लिखा गया था? तो जॉन सिंह जॉन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि जॉन गाल्सवर्दी ने ये जो स्यूडोनिम है वो कौन से ईयर में ड्रॉप किया था? तो ये किया था 1904 में। और उस ईयर कौन सा नॉवेल जॉन गाल्सवर्दी का पब्लिश होता है? आइलैंड फेरिसेस। ठीक है, आइलैंड फेरिसेस ये नॉवेल जॉन गाल्सवर्दी के नाम से पब्लिश होती है। इसके पहले जितनी भी नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश होते थे वो सब जॉन सिंह जॉन टाइटल से पब्लिश होते थे। जॉन गाल्सवर्दी क्यों स्यूडोनिम का यूज करते थे? उसके पीछे कारण बस इतना था कि जॉन गाल्सवर्दी के फादर एक लॉयर थे, और इवन गाल्सवर्दी ने भी लॉ की पढ़ाई किया था। जॉन गाल्सवर्दी के फादर चाहते थे कि गाल्सवर्दी भी एक लॉयर बने, लेकिन इनको राइटिंग पसंद थी, ये राइटर बनना चाहते थे। इसीलिए अपने फादर के जीते जी
इन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखा था, उसके लिए इन्होंने स्यूडोनिम जॉन सी जॉन का यूज किया था, ठीक है। और जॉन गाल्सवर्दी के फादर की डेथ हो जाती है 1904 में। उसके बाद जितने भी नॉवेल्स जॉन गाल्सवर्दी के आते हैं, वो उन्हीं के नाम से आते हैं। और एक बात जॉन गाल्सवर्दी ने और भी अपने फादर से छिपाया था। जॉन गाल्सवर्दी का अफेयर चल रहा था एडा कूपर के साथ। एडा कूपर वही होती हैं जो ऑलरेडी मैरिड होती हैं गाल्सवर्दी के कजिन आर्थर गाल्सवर्दी के साथ। लेकिन जब 1904 में जॉन गाल्सवर्दी के फादर की डेथ हो जाती है, तब इन्होंने दो चीज किया था। एक तो इन्होंने ये स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन को ड्रॉप किया था, और 1905 में इन्होंने एडा कूपर के साथ शादी भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जॉन गास्वर्दी की पहली सक्सेसफुल नॉवेल कौन सी होती है। तो ये होती है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को जॉन गास्वर्दी ने लिखा था 1906 में। और सिल्वर बॉक्स ये भी ध्यान रखना 1906 में लिखी जाती है, लेकिन ये जॉन गास्वर्दी की सबसे पहली सक्सेसफुल प्ले होती है। मैन ऑफ द प्रॉपर्टी ये पहली सक्सेसफुल नॉवेल होती है, और वहीं सिल्वर बॉक्स पहली सक्सेसफुल प्ले होती है। फ्रेटर्निटी ये लिखी जाती है 1909 में, और स्ट्राइफ को भी लिखा जाता है 1909 में। लेकिन फ्रेटर्निटी ये जॉन गास्वर्दी की नॉवेल होती है, और वहीं स्ट्राइफ ये जॉन गास्वर्दी की वन ऑफ द प्लेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दिए गए नॉवेल्स में जॉन गास्वर्दी की कौन सी नॉवेल मास्टरपीस होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट ये कब लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती है 1918 में। फ्लावरिंग वाइल्डरनेस ये लिखी जाती है 1932 में। और द पीजन ये लिखा जाता है 1912 में। और आइलैंड फेरिसिस ये लिखा जाता है, ध्यान रखना, 1904 में। और ये वही नॉवेल होती है जिसको जॉन गास्वर्दी ने अपने नेम से पब्लिश करवाया था, और यहीं से जो स्यूडोनिम था जॉन से जॉन, वो ड्रॉप कर दिया गया था। इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।